हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी आज के लेक्चर में हम हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। जब भी हम प्रॉपर्टीज वर्ड को सुनते हैं हमारे माइंड में सीधी दो चीजें स्ट्राइक करती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हमें आज के लेक्चर में भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करना है। अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्टिंग्विश करें तो किस तरीके से डिस्टिंग्विश करोगे आप। कभी भी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसके हम जनरल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस को देखकर समझ सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज इस टाइप की होंगी। जैसे अगर हम उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करें, उसके कलर की बात करें, उसकी स्टेट की बात करें, ये सारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आप इन्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व करके पता कर सकते हो, जिनमें आपको ऐसा कोई फॉर्म चेंज होती भी नहीं मिल रही है। वहीं अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका तब आपको ऑब्जर्व हो रहा है जब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव कब होता है, जब हमारा कोई एटम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्सचेंज करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। उससे हमारे पास कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप होती है। यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट का फॉर्म था वो चेंज हो रहा है, वो किसी ना किसी के साथ एक कंबाइन हो रहा है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास यहाँ पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक होता है, जिस डी ब्लॉक के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से फर्दर हम निकालते हैं कुछ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसको हम एफ ब्लॉक की तरह कैटेगराइज करते हैं। और जब हम इन डी और एफ ब्लॉक की पोजीशन देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो डी ब्लॉक आपका लाई करता है एस और पी ब्लॉक के बीच में, और एफ ब्लॉक आपका लाई करता है पीरियोडिक टेबल से बाहर नीचे दो एलिमेंट्स की रोज है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हम अपने चैप्टर को डी और एफ ब्लॉक दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और अभी हम अपने डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। अब जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व करा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टीज भी एस और पी के बीच में लाई कर रही है। हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एस और पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पर होते हैं आपके सारे के सारे मेटेलिक नेचर के एलिमेंट्स, और वहीं अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हो तो यहाँ पर कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम एस से पी की तरफ मूव कर रहे हैं हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक बिहेवियर है एलिमेंट का, वो चेंज हो रहा है। तभी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह नेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके एक हमारे पास जो एलिमेंट की फॉर्म है उसकी बिहेवियर में कुछ ट्रांजिशन हो रही है, जिस वजह से उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया, जो नेचर है वो चेंज हो गया। यहाँ पर जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कुछ ना कुछ मेटेलिक बिहेवियर भी शो करेंगे, क्योंकि वो मेटल से नॉन मेटल या मेटेलॉइड की तरफ मूव कर रहे हैं, और कुछ इनकी हमारी फर्दर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी, जो हम इस लेक्चर के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द metallic behavior of transition elements. Transition elements are metallic in nature, हमें पता है। They show some metallic behavior, इस वजह से ये कुछ metallic behavior show करते हैं। और वो कैसे कैसे behavior show करेंगे, जैसे high tensile strength। high tensile strength का क्या मतलब है कि आप एक चीज़ को कैसे stretch कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रोप है, ये रोप के दो एंड्स हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करा, इसको इस तरफ से स्ट्रेच करा, इसको इस तरफ से स्ट्रेच करा। जब आप इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहे हो तो उस टाइम पर ये कितनी फोर्स को अपने अंदर अलाउ कर सकता है कि वो स्ट्रेचिंग को सस्टेन कर जाए और ब्रेक ना हो। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटेलिक की, दैट इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके अंदर काफ़ी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, आप उसको अगर जोर से खींचोगे भी तो वो बीच में से ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल्स की। डक्टाइल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी मेटल को थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। जैसे आपके पास मान लो कोई भी मेटल है, उस मेटल को अगर आप उसकी वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो है उसका डक्टाइल नेचर। इसी तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी होती है जब आप उस मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। सिमिलरली मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि अगर आप एक एंड से किसी मेटल को हीट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मेटल है, आपने इस एंड से इसको हीट करने लगे, तो आपको जो इसकी हीट है ये आपको नेक्स्ट एंड पर भी फील होगी, यानी यहाँ पर भी इसकी हीट आपको फील होगी। और वो फील किस वजह से हो रही है,
क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो मेटेलिक सरफेस है ये हीट के ट्रेवल को अलाउ कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये थर्मली कंडक्टिव नेचर का है। थर्मल कंडक्टिविटी शो करने का मतलब है कि आपके पास जो भी मेटल है बीच में, उस मेटल के अंदर आपको हीट का ट्रांसफर शो हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास एक और प्रॉपर्टी है विच इज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि अगर आपने एक तरफ, आपको यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पर अटैच्ड है इस मेटल के साथ जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो करंट है सिर्फ इस एंड तक ही नहीं रहेगा उस मेटल के अंदर, वो दूसरे एंड पर भी फील होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो कई बार वायर्स ऐसे ही पड़ी होती हैं, वो वायर्स किसकी होती हैं? मेटेलिक नेचर की होती हैं वो वायर्स, जैसे कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर में अगर एक एंड से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वो एक एंड से एक वायर के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड उसका फ्री है, तो वो जो दूसरे एंड को अगर आप टच करोगे ना तो आपको करंट फील होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। वो करंट को और हीट को अपने थ्रू पास होने देता है, अपने थ्रू ट्रांसफर करता है। और साथ ही साथ इनमें एक मेटेलिक लस्टर भी होता है। आपने ऑब्जर्व करा ही है कि जो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम है, आपके पास आयरन है, कॉपर है, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं ये थोड़े से शाइनी से अपने बिहेवियर को शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक लस्टर होता है जिसे हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। ये शाइनी टेक्सचर शो करते हैं हमें। सो ये हमारे पास कुछ मेटेलिक बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ थी। इनके अलावा आपको और भी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, बट आप ये ध्यान रखना कि ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हम बात कर रहे हैं सारी की सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हम जिंक, कैडमियम, मरकरी को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी इन तीनों में ही आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व नहीं होते। ये D10 कन्फिग्रेशन शो करते हैं, विच मीन्स यहाँ पर D10 कन्फिग्रेशन होने की वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, और इन्हें हम इसकी प्रॉपर्टी के साथ भी कंसिडर नहीं करते। सो अब इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा आपको और क्या प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व होती हैं? आपको ये ऑब्जर्व होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड इन नेचर। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको ये शो होती है। दूसरा आपको क्या शो होता है कि ये लो वॉलेटाइल होता है। ये इनका जो नेचर होता है वो लो वॉलेटाइलिटी का होता है। लो वॉलेटाइलिटी का क्या मतलब है कि जब आप किसी भी एटम को या फिर किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे एयर में छोड़ देते हो ना, तो वो अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, उसे बोलते हैं वॉलेटाइल बिहेवियर। और अगर आपको ऐसा कन्वर्शन ऑब्जर्व ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेटाइल या फिर लो वॉलेटाइल बिहेवियर। जैसे अगर आपके पास कोई मेटल है, अब जैसे आप आयरन ही ऑब्जर्व करते हो अपने घर में, मैक्सिमम टाइम हम आयरन ऑब्जर्व करते हैं, आयरन हो गया, स्टील हो गया, जब वो ऐसे ही एयर में रहता है तो क्या वो वेपराइज हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनका नेचर कैसा है? एक लो वॉलेटाइल नेचर और नॉन वॉलेटाइल नेचर आप बोल सकते हो। प्लस हमें यहाँ पर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑब्जर्व होते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है उनकी आयनाइजेशन स्टेट्स में, आयनाइजेशन एंथैल्पीज के टाइम पर और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के टाइम पर। वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी हम मेनली 3D सीरीज को कंसिडर करेंगे। 3D सीरीज यानी जो आपके एलिमेंट्स की सीरीज 4th पीरियड से बिलोंग करती थी, या स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम वाली सीरीज, उस सीरीज के साथ हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। क्योंकि आपके पास जो ये सीरीज है, इसी सीरीज से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर मैं आपको 3D, 4D और 5D सीरीज में थोड़ा सा रिलेशन बताऊंगी, ताकि आपको उन सीरीज के बीच में एक लिंक क्रिएट करना आ जाए। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे वो मोस्टली 3D सीरीज से होंगे। इस वजह से हम जनरली सारी प्रॉपर्टीज में 3D सीरीज का डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। जब हम मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। अब यहाँ पर भी आपकी वही लाइन लिखी हुई है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने ये ऑब्जर्व करा ही था कि जब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, ये आपके पास कौन सी सीरीज है? ये आपके पास 3D सीरीज है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इसके ऊपर आपके पास स्कैंडियम भी आता है जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, जिसमें होता है 4s2 3d1 कन्फिग्रेशन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमारे पास 3D सीरीज है। तो इसमें हमने देखा था इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने देखा था कि जो आपके पास ये D सबशेल है, इसमें D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ये जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये और कुछ नहीं, आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके कहीं पर तो ये पेयरिंग शो कर रहे हैं, कहीं अनपेयर्ड। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप ये ऑब्जर्व करोगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व होते हैं, और वही रीज़न है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर।
अब मेटेलिक बिहेवियर में कैसे चेंज होगा इसके अंदर, कैसे ये मेल्टिंग पॉइंट हाई शो कर रहा है, देखो उसको समझने के लिए इस डायग्राम को समझो। यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स कंसिडर करें। अब ये आपके पास एक फॉर्म ऑफ मेटल है, ये आपके पास दूसरा फॉर्म ऑफ मेटल है। इस मेटल में आपने जो ये दोनों एलिमेंट्स कंसिडर करे हैं, लेट से आपने कोई भी मेटल कंसिडर कर लिया ई, ये भी आपके पास क्या है, ई एलिमेंट है। अब ये जो दोनों ई एलिमेंट है, इनके पास क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, हमें पता है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास 11th में कि जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के बीच में, वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे कि इस एलिमेंट के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग शो करेंगे। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स आपको इस तरीके से ऑब्जर्व होंगे। ये हमारे पास हमारी इमेजिनेशन है अभी, वैसे तो ऐसे ही होता है, बट यहाँ हम इस टॉपिक को समझने के लिए ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। फिर जब आप दूसरा एलिमेंट कंसिडर करते हो, अब इस एलिमेंट में आपने देखा कि प्रीवियस एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर आप कह सकते हो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड मत काउंट करो अभी आप, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉन्डिंग शो करेंगे सामने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो सामने भी आपके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ एक ज्यादा बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है इसके कंपैरिजन में, और जहां ज्यादा बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी मतलब वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, बट आपने तो यहाँ पर स्टेटमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करी है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डी सबशेल कंसिडर करते हो। अब डी सबशेल में हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स हम इस तरीके से शो करते हैं। जब हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स शो करे D1, D2, D3, D4, D5। अब जब तक ये एक एक इलेक्ट्रॉन है तब तक हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये है हमारे पास D5 की कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं D6 की कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो एक 6th इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से एंटर करेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसकी पेयरिंग हो गई। अब जिस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग में तो वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा जिसे दूसरे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपनी पेयरिंग करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं, इनके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए जिससे ये बॉन्ड करके अपनी एक जगह पर बैठ सके। और यहाँ पर ऑलरेडी वो पेयर में, तो वो चाहेगा ही नहीं कि अपना पेयर छोड़ के बाहर से कोई पेयर ढूंढे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है, पेयर बनाना होता है। सो यहाँ पर आपके पास ये जो बॉन्डिंग शो हुई है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शो हो रही है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी जो अनपेयर्ड होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दोनों क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के। लेकिन D5 में जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या ऑब्जर्व होंगे, अनपेयर्ड। वहीं पर जब आप D6 को कंसिडर करोगे, D6 में आप जब कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करोगे, वैसे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट टोटल 4 आपके पास यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आपको जो बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगी, और यहाँ पर आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी। तो ज्यादा बॉन्डिंग इसमें मिल रही है क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। सो स्ट्रॉन्गर द बॉन्डिंग मोर डिफिकल्ट इज टू ब्रेक द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उनके बीच में बॉन्ड, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उन्हें ब्रेक करने के लिए। इसी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स। सो आप मेल्टिंग पॉइंट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैसे रिलेशन शो कर सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा बॉन्डिंग, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। इसी वजह से ये जो मेल्टिंग पॉइंट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है डायरेक्टली रिलेटेड है। अब हमने इनका रिलेशन तो समझ लिया, लेकिन अगर हमें इसके ट्रेंड को ऑब्जर्व करना है किसी भी डी ब्लॉक सीरीज के अंदर, तो उससे पहले हमें उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो भी हम सीरीज कंसिडर कर रहे हैं डी ब्लॉक की, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम अपने मेल्टिंग पॉइंट को भी डिसाइड करेंगे।
जब हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं डी ब्लॉक के अंदर, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3D सीरीज कंसिडर करी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जिसके मैंने आपके पास यहाँ S और D सबशेल की कॉन्फ़िगरेशन को लिखा हुआ है। स्कैंडियम के लिए 4:3D1, टाइटेनियम के लिए 4:3D2, वनेडियम के लिए 4:3D3, क्रोमियम हमारे पास एक स्पेशल केस है 4:1:3D5, फिर मैंगनीज 4:3D5, देन आयरन 4:3D6 एंड सो ऑन, जब तक कॉपर आ जाता है फिर से एक स्पेशल केस 4:1:3D10, और फिर जिंक तो है ही हमारे पास 4:3D10, जो कि एक हमारा क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन शो करता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं होती है। जब हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिटल में शो करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम, जो कि डी सबशेल का ऑर्बिटल डायग्राम है, क्योंकि डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5। अब इन ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। जब हम D1 कंसीडर करते हैं तो D1 में क्या होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ये तो हो गया आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन जब आप D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आपके पास ये जो डायग्राम है ऑर्बिटल का, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये आ गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये आ गया। इसी तरीके से हम जब D3 कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स में 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे ही जब हम 4 कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, D4 के लिए यहाँ पर 4th आ जाएगा, D5 के लिए यहाँ पर 5th आ जाएगा। यानी जब हम यहाँ पर पूरे के पूरे D5 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो उसमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ D5 तक जब आप ऑब्जर्व करोगे, D1 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, D2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, D3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, D4 में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4, बट D4 के केस में वो ये शो करता है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व होंगे, क्योंकि जो S ऑर्बिटल है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल है, उसमें सब में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट जब हम यहाँ क्रोमियम का केस ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ S में भी एक इलेक्ट्रॉन है और D में टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स यहाँ पर टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर ऐसे ही जब हम आगे मूव करेंगे तो मैंगनीज में अगेन S वाला तो पेयर हो गया, लेकिन जो D वाला है वहाँ D5 है, तो D5 में फिर से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 से गया 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया। फिर 5 से जब हम D6 पे मूव कर रहे हैं तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। ऐसे ही जब हम D7 की बात करेंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 3। ऐसे ही D8 में एक और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे 2, और फिर जब यहाँ जाएंगे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1, जो कि S का होगा, क्योंकि D10 में तो सारे फिल हो जाएंगे और जिंक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। यानी एक आपको यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है वो ट्रेंड। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ शो होगा, क्योंकि जो हम यहाँ पर बॉन्डिंग ऑब्जर्व करेंगे, पहले अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके पास जो बॉन्डिंग है दोनों मेटल्स के बीच में वो इंक्रीज होगी। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे, जो बॉन्डिंग है वो भी डिक्रीज होती जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वही ऑब्जर्व होगा कि जो हमें मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले तो इंक्रीज होता हुआ ऑब्जर्व होगा। जिस पॉइंट तक हमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ऑब्जर्व हो रहे हैं वहां पर आपको एक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा, और फिर वहां से आपको डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा। अब यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ आपके एनसीईआरटी में शो करा है, जिसमें जब हम यहाँ पर ये सीरीज को देखते हैं, ये हमारे पास है 3D सीरीज, ये 4D एंड दिस इज 5D सीरीज। 5D सीरीज में तो हमें वही ऑब्जर्व होता है, एक बार इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो उससे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, फिर जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करे तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, और जो लास्ट में हमारे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला था वो तो बिल्कुल लास्ट में जाके शो करते हैं। फिर जब हम यहाँ पर बाकी 4D और 3D सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ हमें एक इंक्रीज तो ऑब्जर्व हो रहा है एक पॉइंट तक, जहाँ पर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने 3D सीरीज को डिस्कस करा था, उसमें क्रोमियम हमारे पास क्या था, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इस पूरी सीरीज के अंदर। लेकिन फिर हमें क्या ऑब्जर्व होना चाहिए था कि डिक्रीज ऑब्जर्व होना चाहिए था, वो भी एक कांस्टेंट डिक्रीज, कि हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट शो होना चाहिए था। बट वो जो हमें डिक्रीज शो हो रहा है उससे पहले हमें एक सडन डिप मिल रही है मैंगनीज के पास, और उसके बाद फर्दर फिर थोड़ा सा इंक्रीज होके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे आपको यहाँ पर ये जो डाटा मिला है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए सिर्फ आपके जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्डिंग है वही बिहेवियर नहीं आता, और भी काफ़ी पॉइंट्स कंसिडर करे जाते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट का
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो वहाँ पर उन एलिमेंट्स को जब हम कंसिडर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमें ये ऑब्जर्व होता है कि हमें बाकी सारा तो ग्राफ जो है वो डाटा जो है वो अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल रहा है, बट हमें वो एक कांस्टेंट सा लिंक मिल रहा है कि पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। बट बीच में यहाँ मैंगनीज और यहाँ पर आपके पास टेक्नीशियम एलिमेंट के अंदर आपको डिप ऑब्जर्व हो रहा है। तो आपको इस डिप का बस ध्यान में रखना है कि आपको किस एलिमेंट में डिप ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद तो आपको बस अपने वही पॉइंट्स ध्यान रखना है कि पहले आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक एक इंक्रीज और फिर डिक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है। बस बीच में यहाँ पर 3D और 4D सीरीज में मैंगनीज और टेक्नीशियम के बीच में आपको यहाँ पर डिप ऑब्जर्व हो रही है। वो जो 5D सीरीज है वो तो आपकी ऐसे कॉन्स्टेंटली मूव ही कर रही है। सो ये था आपका मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, जिसमें हमने 3D, 4D और 5D तीनों सीरीज को देखा और 3D सीरीज को थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन में इंक्लूड करा, क्योंकि 3D सीरीज से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। और सेम चीज़ आप बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी शो कर सकते हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी उतना ही डिफिकल्ट होगा उसे ब्रेक करना। और जब उसको ब्रेक ही नहीं कर पाओगे आप, तो उसको वेपराइज कैसे करोगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में तो हमें उस एलिमेंट को वेपराइज करना होता है, बॉइल करना होता है। तो वो उसको बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो बॉन्डिंग है बीच में वो ब्रेक करनी होगी। और वही चीज़ यहाँ पर है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जा रही है, और स्ट्रांग बॉन्डिंग होती जाएगी तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा शो होता जाएगा। इसी वजह से हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स शो करते हैं। So this was all about the melting and boiling points. Now let's move on to the next property, which is enthalpy of atomization. सो जब हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करते हैं, एटमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट ई जो हमने कंसिडर करा है वो ऐसे लेटिस फॉर्म में होता है, क्योंकि वो इनिशियली तो अपने बाकी एलिमेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग शो करता है, तो वो लेटिस फॉर्म में होता है जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ एक तरीके से बॉन्डिंग शो करते हैं। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ये बॉन्डिंग शो कर रहे हैं अपने आपस में। अब हमें इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, जिस एनर्जी को लेने से इनके बीच के जो ये बॉन्ड्स हैं ये मेटेलिक बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जिससे ये जो एलिमेंट है हमारा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो गैशियस फॉर्म में कन्वर्जन है यही हमारे पास क्या है, एलिमेंट को उसके एटमाइजेशन में करना। और इसी के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच से, जिसमें डेल्टा एच आपके पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आप कैसे डिसाइड करोगे, सिंपल सी बात है, जहां पर आप इन बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक कर पाओगे वहां एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम लगेगी, और जहां इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा वहां पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। अब बॉन्ड्स को ब्रेक इजी और डिफिकल्ट आप कैसे देख पाओगे, इजी आप तब ब्रेक कर पाओगे जब उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग ना हो, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपकी लेस कब ऑब्जर्व होगी आपको, जब यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, वीक होंगे। और वीक बॉन्डिंग आपको कब ऑब्जर्व होती है, जब आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके कम होते हैं, लेस होते हैं, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। और वहीं पर जब हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं, जब हमें इसकी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, वो कब मिलती है, जब हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स हमारे स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। स्ट्रॉन्ग नेचर के बॉन्ड्स आपके किस पर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अब जब आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, यानी मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर आपके पास क्या होगा, बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि उतनी ही एनर्जी रिक्वायर होगी इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। और जब तक ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक ये जो एटम है, ये आपका जो एलिमेंट है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, और इसकी गैशियस फॉर्म में कन्वर्शन के लिए हमें ये बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। और इसी के साथ आप मेनली बॉइलिंग पॉइंट को लिंक कर सकते हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होता है, आपका जो एलिमेंट होता है उसे आपको उसके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि एलिमेंट को बॉईल करने के लिए, उसको उसके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और वो एनर्जी जो है वो आपकी कम ज़्यादा कब होगी, उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। सो यहाँ जब हम अपने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। देखो यहाँ पर आपको 3 लाइंस ऑब्जर्व हो रही होंगी, एक ग्रीन लाइन, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन, जो तीनों लाइंस आपकी अलग अलग सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रीन लाइन आपकी 3D सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू लाइन आपकी 4D सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और रेड लाइन आपकी 5D सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ इन सीरीज को ऑब्जर्व करने से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो आपको मिलती है कि हमारे पास जो 3D सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो 4D और 5D के कंपैरिजन में कम है। अब इसका रीजन क्या है, जैसे जैसे आप 4D और 5D की तरफ मूव करते हो आपका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं।
जिस वजह से आपके एटम का दूसरे एटम के साथ मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और उस वजह से वहाँ पर मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। सो उस मेटल मेटल बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसी वजह से हमें यहाँ 4D और 5D में थोड़ी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑब्जर्व होती है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ क्या ऑब्जर्व हो रही है कि पहले हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज कर रही है, फिर एक डिप ऑब्जर्व हो रहा है और फिर हमारे पास यहाँ पर एक स्लाइट डिक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। अब इसका क्या रीज़न है? वही जो हमने अभी मेल्टिंग पॉइंट में डिस्कस करा था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज डिक्रीज होने से। क्योंकि जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करके समझाया था कि किस तरीके से हमारे इंक्रीज डिक्रीज होने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मेल्टिंग पॉइंट पर इफेक्ट होता है, सिमिलरली हमारे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फैक्टर डिपेंड करता है। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और जितनी अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल बनता है, और स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड होने की वजह से उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो जब आप यहाँ पर फर्स्ट सीरीज में ऑब्जर्व करोगे, पहले आपको एक जनरल इंक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है सारी की सारी सीरीज में। ये जनरल इंक्रीज क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास एक डिप ऑब्जर्व हो रही है। हमें पता है हमारी एक एक्सेप्शनल डिप है मैंगनीज और टेक्नीशियम के केस में। फिर इसके बाद जब हम मूव करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज करते जाते हैं। इस वजह से हमारे पास जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो भी डिक्रीज करेगी, और मेटल मेटल बॉन्डिंग के डिक्रीज होने की वजह से हमारी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो भी हमें कॉन्स्टेंट डिक्लाइन शो करेगी। और जैसे जैसे आप सीरीज के एंड में पहुंचोगे, दैट इज जिंक कैडमियम मरकरी, तो वहां पर आपको बहुत ही लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड नहीं ऑब्जर्व होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पर उस केस में 0 होते हैं। सो इस वजह से हमें यहाँ पर काफी लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मिलती है इन केस ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी। सो बस यही हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हिच इज वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइजेस। अब हम जो ये ट्रांजिशन सीरीज में अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एटॉमिक साइज और आयनिक साइजेस। इनको दोनों को ही हम स्टडी करेंगे। पहले एटॉमिक साइज स्टडी करते हैं, फिर उसको कोरिलेट करते हुए हम आयनिक साइजेस को स्टडी करेंगे। तो जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से किसी एटम के साइज को कंसिडर करोगे। तो जब भी आपको किसी एटॉमिक साइज को कंसिडर करना होगा, तब आपके पास कुछ इस टाइप से एटम एग्जिस्ट करता है। अब उस एटम में सबसे अंदर होता है न्यूक्लियस, और बाहर आपके पास डिफरेंट शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसमें जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल, जिसके अंदर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम इस एटॉमिक साइज को कंसिडर करेंगे तो उसके लिए हमें इसके एटॉमिक रेडियाई को मेजर करना होगा। और एटॉमिक रेडियाई आप कैसे मेजर करोगे? किसी भी सर्कल का आप रेडियस कैसे मेजर करते हो? जैसे ये सर्कल है, इसके सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे आप रेडियस बोलते हो। सिमिलर तरीके से यहाँ पर अगर आप किसी एटम के रेडियस को कंसिडर करोगे तो उसका सेंटर क्या है? न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट पार्ट क्या है? वैलेंस शेल। यानी न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे आप बोलोगे एटॉमिक रेडियाई। अब आपको इसी एटॉमिक रेडियाई को ही चेक करना है कि कैसे हम इसको कंसिडर करें कि हमें इसका ट्रेंड ऑब्जर्व हो। सो जब हमने क्लास 11 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर एटॉमिक रेडियस को समझा था, तो हमने जनरली इस टर्म को इस तरीके से रिलेट करा था कि जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है ना। अब इस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है? यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ आपके पास डिफरेंट पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप एक ही ग्रुप की बात कर रहे हो और उस ग्रुप में आप नीचे की तरफ मूव करते हो, तो आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है, विच मीन्स आपका जो एटॉमिक साइज है एटम का वो इंक्रीज होता जा रहा है। और वहीं पर जब आप अलोंग द पीरियड की बात करते हो, यानी लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में मूव करते हो, उस टाइम पर आपका सेम शेल रहता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। तो उससे आप क्या फाइनल ऑब्जर्वेशन पर पहुंचते हो कि हमारा जो एटॉमिक साइज है इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। तो जनरली हम क्या ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ये हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। अब जब हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जनरल ट्रेंड फॉलो होता हुआ ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर जनरल ट्रेंड फॉलो होता हुआ ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तभी तो हम कुछ यहाँ पर सेपरेट अलग चीज को स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ पर जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे तो उनको हमने सीरीज में स्टडी कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से ही, विच मीन्स हम यहाँ पर एक पीरियड, उसका सेकेंड पीरियड, उसका थर्ड पीरियड, पहले उनके बीच में ऐसे कोरिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं और फिर उन रिस्पेक्टिव सीरीज या पीरियड्स के बीच में कोरिलेशन कर रहे हैं।
जब भी हम यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट के एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो उस टाइम पर हम जब इसके साइजेस को ऑब्जर्व करते हैं अलोंग अ पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज लेती हूँ विच इज 3D सीरीज, जो कि आपके पास 4th पीरियड में होती है, विच इज कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इस सीरीज में आपको एटॉमिक साइज कैसे ऑब्जर्व होता है कि पहले तो ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे हम जनरली फॉलो क्या करते हैं, डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो ये कैंडियम से मैंगनीज तक तो आपका डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड, यानी जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। फिर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि आयरन से निकल तक आपका जो इसका एटॉमिक साइज है ये ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, नियरली इस तीनों के तीनों एटम्स का जो एटॉमिक साइज है वो सिमिलर आ जाता है। फिर एकदम से आपको एक इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑब्जर्व होता है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक इतना इरेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पहले डिक्रीज फिर सेम फिर इंक्रीज, ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस चीज को समझने के लिए हमें 2 फैक्टर समझने होंगे, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z इफेक्टिव इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप इस पूरी की पूरी सीरीज को एक्सप्लेन कर पाओगे कि कहाँ पर आप कैसे इन टर्म्स को यूज करके इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, कहाँ सिमिलर ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है जहां पर ये नेट पॉजिटिव चार्ज की बात करिए, ये नेट पॉजिटिव चार्ज किसी एटम में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो क्या होता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या है आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब है कि नेट पॉजिटिव चार्ज इज दिस न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का आपको अमाउंट ऑफ चार्ज फील हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पर। और इलेक्ट्रॉन्स में से भी आप सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो, क्योंकि जितना ज्यादा इनके ऊपर इसकी फोर्स, इनका चार्ज फील होगा उतना ही हम उसको एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉजिटिव है ये अंदर न्यूक्लियस के पास है और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि एक दूसरे को अपने पास बुला रहे हैं। जो पॉजिटिव है वो क्या चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला सके, अपने पास उनको खींच कर रख सके, यानी एक तरीके से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ताकि वो उनको अपने साथ होल्ड करके रख सके। अगर ये न्यूक्लियस फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं ना इसके अराउंड, वो रिवॉल्व करते करते बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनको कोई पकड़ने वाला तो है ही नहीं। अब जब तक ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, तब तक वो इसके अंदर रिवॉल्व करते जाएंगे और जैसे उसकी फोर्स कम हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज समझनी है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कितनी दूर तक लगा सकता है, वो डिसाइड करता है कि हमारा एटॉमिक साइज किस हिसाब से फॉलो होगा। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम, ये तो समझ आ गया कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या फिर जो न्यूक्लियस है वो अपनी फोर्स से किसी भी एटम के साइज को डिसाइड कर सकता है कि वो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा ऑन द बेसिस कि वो कितनी फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर लगा पा रहा है। अगर उसके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है वो ज्यादा है तो वो उतना ज्यादा स्ट्रांगली इसको अपनी तरफ पुल कर सकेगा और उतना छोटा साइज होगा, और जितनी कम फोर्स उसके पास लग रही होगी वो उतना ज्यादा उसको अपने से दूर करेगा, उसके बीच में उतनी ही कम अट्रैक्शन होगी, जिससे क्या होगा, वो उतना दूर हो जाएगा और उतना ही उसका साइज बढ़ जाएगा। तो यहां से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, अगर आपका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आपका जो एटम का साइज है वो क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा उसको क्लोजली बाइंड करके रख सकेगा। और अगर आपका Z इफेक्टिव कम होगा तो जो आपका एटम का साइज है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उसका उतना ही ज्यादा लूज करेगा, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब ये तो हो गया Z इफेक्टिव के बेसिस पर। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या था, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आप ना कहीं पर मूवी देखने गए हो और मूवी देखते टाइम आपके सामने जो स्क्रीन है, एक बार तो ये स्क्रीन एज सच आपके सामने चल रही है और इस पर जो भी मूवी चल रही है आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पर आप बैठे हुए हो। अब मान लो कि सामने से कर्टन्स आ गए, ट्रांसपेरेंट कर्टन्स हम यूज कर रहे हैं। पहले आपने यहाँ पर एक लेयर ऑफ कर्टन ऐड हुई, एक लेयर ऑफ कर्टन ऐड हो गई। अब इस लेयर की वजह से क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा इतना ज्यादा इमेज क्लियर ऑब्जर्व नहीं हो रही, बट फिर भी आपको प्रॉपर दिख रही है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट कर्टन है तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्या हो रहा है, एक और लेयर ऐड हो गई कर्टन्स की, जिससे अब थोड़ी और विजिबिलिटी में इश्यू आ गया।
ऐसे ही अगर आप एक और लेयर ऐड कर दोगे तो और ज़्यादा विजिबिलिटी में इशू आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी आप स्क्रीन के आगे लेयर बाय लेयर ऐड करते जा रहे हो कर्टन्स की, उतनी ही ज़्यादा जो विजिबिलिटी है इस आदमी की मूवी देखने की वो कम होती जा रही है, क्योंकि उसे मूवी उतनी ही कम ऑब्जर्व हो रही है, उसकी इमेजेस उतनी ही कम विजिबल हो रही है, क्योंकि आगे क्या आ गया, एक स्क्रीन आ गया। सेम केस यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट में होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ना इनर मोस्ट जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, उसके इन्फ्लुएंस से बचाना होता है। अगर हमें उसके अंदर प्रॉपर उसका बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो, या फिर साइज बड़ा करना है तो, क्योंकि क्या होगा, जितने ज्यादा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सब पे अप्लाई करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ बाहर जाके अप्लाई करेगा। तो वो अगर अंदर ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसे मिल जाएंगे तो वो उन्हीं पर अप्लाई करता रह जाएगा, उन्हीं पर उसकी सारी फोर्स खत्म हो जाएगी। बाहर तक तो उसका फोर्स का जो पोटेंशियल है वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर दिए, जिसका क्या मतलब है, आपने नंबर ऑफ स्क्रीन्स इंक्रीज कर दी आउटर मोस्ट शेल से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर एक शेल है और इसके बाहर ये दूसरा शेल है। पहले शेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आपके एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, विच मीन्स आपके एक ही स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है। उन्होंने क्या करा, इसको फोर्स को ले लिया, बट ये जो फोर्स थी अभी भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर आराम से लग पा रही है। फिर आपने एक और स्क्रीन ऐड कर दी, इसका मतलब है कि अब जो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी सारी फोर्स को ले रहे हैं और कुछ फोर्स बाहर जा रही है। फिर एक और स्क्रीन ऐड कर दी, जिससे क्या होगा कि जो इसका पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस है बाहर तक जो हम स्क्रीन ऐड करते जा रहे हैं वो रिड्यूस होता जा रहा है। अगर आप एक और स्क्रीन ऐड कर दोगे तो हो सकता है वो उसको होल्ड तो करे, बट हल्की सी एनर्जी मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो उसको उतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पा रहा अब, क्योंकि अंदर काफी सारी स्क्रीन्स आ गई है। एक तो हमारे पास ये मेथड होता है कि बहुत सारी स्क्रीन्स बीच में आ रही है। दूसरा कैसे कर सकते हो आप, कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करते जाओ, कि यहाँ मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, एक मेरे पास ये शेल है, एक मेरे पास ये शेल है। अब मैंने क्या करा, ये जो मेरे पास अंदर वाले शेल्स हैं इनमें मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। तो उससे क्या होगा, आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ पुल फोर्स करते करते वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक जब तक पहुंचेगा, उसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम हो जाएगा। वो अंदर ही अपनी सारी एनर्जी लगा देगा, तो बाहर जाके क्या एनर्जी लगाएगा। इस वजह से क्या होता है कि उसका जितना वो जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन पुल है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रख सकता है, वो कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो उससे क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो कर सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, जिससे क्या होगा, आपका जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा। वहीं पर अगर आपका जो स्क्रीनिंग है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो उससे क्या होगा, आपके पास जो साइज है इलेक्ट्रॉन एटम्स का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब स्क्रीनिंग इंक्रीज करने की वजह से वो जो बाहर वाले शेल्स पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन पर फोर्स कम लगेगी, जिससे आपके पास जो साइज है शेल का वो इंक्रीज कर जाएगा, एटम का साइज है जो। अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एक तो हमने इस तरीके से समझ लिया। अब जब हम इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एस सब शेल, एक पी, एक डी और एक एफ सब शेल। अब ये जो हमारे पास सब शेल्स हैं, इसमें आप जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो तो इन सारे सब शेल्स का अलग अलग स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो शो करते हैं वो शो करते हैं एस सब शेल्स, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ, यानी कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने वाले एस होते हैं, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। यानी ये जो हमारे पास ऑर्डर होता है ये शो करता है कि अगर आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की एक वैलेंस शेल है, अब इस वैलेंस शेल के अंदर वाला जो ऑर्बिट है ये डिसाइड करेगा कि एस है, पी है, डी है या एफ है। अब इसके बेसिस पर हम ये बताएंगे कि जो हमारे पास शेल होगा उसी के हिसाब से हम यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट को स्टडी करेंगे। अगर मेरा एस सब शेल होगा तो उसमें मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा ऑब्जर्व होगा, तो मेरा जो फोर्स है न्यूक्लियस का वो इस वैलेंस शेल पे कम लगेगा। अगर मेरे पास वहीं डी या एफ है तो उसमें क्या होगा, मेरे पास यहाँ जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम है, जिससे मेरा जो न्यूक्लियस का फोर्स है बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर काफी ज्यादा लगेगा, जिससे मेरा जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। बस आपको इन्हीं दोनों फैक्टर्स को अब यूज करके अपनी जो 3D सीरीज आपने कंसिडर करी थी उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज वाला जो आपको ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है उसको समझाना है, या फिर उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम इन दो फैक्टर्स को यूज करके वो हमारा जो इफेक्ट है एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व करा था कि जब हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर 21, ये जो स्कैंडियम है, 21, 22, 23, 24, 25 मैंगनीज तक,
इस एटॉमिक नंबर तक जब हम एटम की तरफ आते हैं तो हमें एक डिक्रीज इन साइज ऑब्जर्व होता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास ये जो कन्फिग्रेशन है, जब हम इनकी कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये कन्फिग्रेशन मिलती है। अब इस कन्फिग्रेशन में देखो क्या हो रहा है, जब हम यहाँ शेल्स को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ 4s2 तो कॉमन है, यानी कि जो आपके पास ये शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस, फिर ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड दिस फोर्थ ऑर्बिट, 1 2 3 4, जिसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 1s ऑर्बिटल है, 2 में आपके पास 2s और 2p है, 3 के अंदर आपके पास 3s 3p और 3d है, और 4 में आपके पास 4s है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, इसमें 4s वाला तो ये है, यानी ये हमारे पास है 4s ऑर्बिटल, यानी आप कह सकते हो कि जो 4s सबशेल है वो इस वाले ऑर्बिट में है। फिर 3d वाला आपका यहाँ पर फिल हो रहा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3d5, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन को 3d के अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है कि 3d में जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो उसमें प्रोटॉन भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के अंदर। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो सिमिलर टाइम पर यहाँ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, और प्रोटॉन के इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका जो Z इफेक्टिव है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो Z इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि कितना आपका पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज होगा ना। तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो इंक्रीज हो रहा है वो डोमिनेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज के ऊपर आपका जो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज हो रहा है वो डोमिनेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज कर ही रहा है, जैसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इतना ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं हो रही, तो वो अच्छे से फोर्स लगा पा रहा है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। फिर ऐसे अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से यहाँ पर फिर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज फिर डोमिनेट कर जाएगा और बाहर वाले जो शेल है उसके ऊपर अपनी फोर्स लगा पा रहा है। तो ऐसे आपके पास ये स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो आपको यही ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपके इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट पर डोमिनेट कर रहा है, जिससे आपको कॉन्स्टेंटली एक डिक्रीज इन साइज आपको ऑब्जर्व हो रहा है। स्कैंडियम में सबसे बड़ा साइज, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरेटिवली कम है, इसमें ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है। फिर ऐसे जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एटम की तरफ तो हमें और ज़्यादा फोर्स ऑब्जर्व होती है, फिर और ज़्यादा फोर्स ऑब्जर्व होती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमें जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज ऑब्जर्व हो रहा है, जिससे हमारे पास उसका जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ तक हो गया हमारे पास मैंगनीज तक वो जनरल ट्रेंड। अब आयरन, कोबाल्ट और निकल में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ हमें ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जर्व हो रहा है। देखो, जब हम आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं, यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं डी ऑर्बिट में, 6 7 8, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, और प्लस वो जो न्यूक्लियस है उससे भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में उसको जो आउटर मोस्ट शेल है उसको शील्ड करने लग जाते हैं। जिसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पर जो मेरे पास डी सबशेल है ये क्या करेगा, इस एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें इस पॉजिटिव चार्ज से शील्ड करेगा। अब आप बोलोगे कि मैम डी सबशेल का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। बिल्कुल करेक्ट, कम होता है, इस वजह से ही तो ये वाले जो पहले हमारे पास 5 एटम्स हैं इनमें डिक्रीज इन साइज ऑब्जर्व हो रहा था, बट अब यहाँ पर आप वो कम कब तक ऑब्जर्व करोगे। आप उस जो छोटा बच्चा है, मान लो कोई, उसको अगर आप गुस्सा दिलाओगे तो वो धीरे धीरे गुस्सा दिला रहे हो, पहले तो वो गुस्सा हो नहीं रहा क्योंकि थोड़े से उससे क्या गुस्सा होगा वो, लेकिन अगर आप किसी को बार बार बोलोगे, कुछ ना कुछ बोलते रहोगे तो वो गुस्सा होगा एट लास्ट, और फिर वो अपनी जिद मनवा लेता है। तो उसका क्या यहाँ पर हो रहा है कि सेम चीज यहाँ पर हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले इंक्रीज करे थे, एक पॉइंट तक तो वो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हैंडल कर पा रहा था, बट बाद में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ने लग गए, जिससे उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना वो भी आ गया उस रोल के अंदर। एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं भी आ रहा हूँ साथ में, तो उससे क्या हो रहा है, अभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अलग से अपना उसके साथ डील करके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी अपनी फोर्स लगा सके। तो यहाँ पर भी वो क्या कर जाता है, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको बैलेंस आउट कर देता है। बैलेंस आउट करने का मतलब है कि यहाँ जो आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का,
वो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसके आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जर्व होता है, जिससे आपको ना तो कोई इंक्रीज दिखता ना ही कोई डिक्रीज दिखता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चाह रहे थे साइज को बढ़ाना और पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस चाह रहा है साइज को घटाना। तो दोनों ने अपनी पूरी कोशिश करी, दोनों ने इक्वल फोर्सेस लगा दी। लेकिन अगर दोनों ने इक्वल फोर्सेस लगाई तो उससे क्या होगा, अब ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज डिक्रीज काउंटर बैलेंस हो गया और इन तीनों एटम्स के अंदर आपको एक सिमिलर साइज ऑब्जर्व हो रहा है। तो हमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पहले डिक्रीज और फिर एक ऑलमोस्ट सिमिलर सा। अब आगे ऐसा क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है साइज में। अब यहां पर क्या होगा, यहां हमें क्या दिख रहा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता जा रहा है, जिसको अभी पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ने काउंटर बैलेंस कर लिया। लेकिन अब अगर हम और आगे मूव करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब इस पॉइंट तक तो न्यूक्लियस ने हैंडल कर लिया था, बट इसके बाद जो स्क्रीनिंग इफेक्ट में इंक्रीज हो रहा है वो न्यूक्लियस उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसके लिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिस वजह से उसका जितना भी फोर्स था वो इन इलेक्ट्रॉन्स तक ही रह जाता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक ही रह जाता है, बाहर उसकी काफी कम फोर्स जा पाती है। जिससे क्या होता है, आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बाकी एटम्स के कंपैरिजन में कम फोर्स ऑब्जर्व होती है न्यूक्लियर चार्ज की, जिससे आपको एक इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑब्जर्व होता है। सो अब आप इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जो जेड इफेक्टिव था वो डोमिनेट कर रहा था स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, जिस वजह से हमें यहाँ एक डिक्रीज इन साइज ऑब्जर्व हो रहा था। फिर आयरन से लेके निकल तक हमें साइज कांस्टेंट क्यों मिल रहा था, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर रहा था। और फिर इंक्रीज इन साइज होने का रीजन है कि यहाँ जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो जेड इफेक्टिव के ऊपर डोमिनेट कर गया। तो ये हमारे पास ये दो ही फैक्टर्स के बेसिस पर आप अपने ये ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये तो हो गया हमारा कि एक ही सीरीज के अंदर जब हम मूव कर रहे हैं तो हमें किस टाइप का ऑर्डर ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ एटॉमिक साइजेस। जो हमें 3D के केस में ऑब्जर्व हुआ है वही हमें 4D सीरीज में मिलेगा और वही हमें 5D सीरीज में मिलेगा। लेकिन अब अगर हमें इन 3D 4D 5D को आपस में कंपेयर करना हो तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है। जब हम 3D 4D 5D सीरीज की बात करते हैं, 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज, ये इस तरीके से लाई करते हैं। ये 4th पीरियड में होती है, ये 5th पीरियड में होती हैं और ये 6th पीरियड में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप हमने क्या बात करी थी कि आपका जो साइज है वो इंक्रीज करता है, और यही ट्रेंड हमें फॉलो भी होता हुआ ऑब्जर्व होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज कर जाते हैं। यहाँ पर आपके पास 3D में इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 4D में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर 5D में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी आपके पास जो नंबर ऑफ शेल्स थे, पहले 3 थे फिर 4 फिर 5, इससे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से जो न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का जो हमारे पास डिस्टेंस है वही इंक्रीज हो गया है, तो ओवरऑल आपका साइज तो इंक्रीज होना ही चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलता है कि आपके पास जो 3D सीरीज है वो आपकी सबसे छोटी होनी चाहिए, फिर 4D आनी चाहिए और फिर 5D आनी चाहिए। ये हमें ऑब्जर्वेशन मिलनी चाहिए, बट ये ऑब्जर्वेशन हमें मिलती नहीं है। हमें इसकी जगह क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि 3D तो छोटी है 4D से, बट जब हम 4D और 5D को कंपेयर करते हैं तो ये नियरली हमें सिमिलर ऑब्जर्वेशन शो करते हैं। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से भी आपका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। जब हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लेंथेनॉइड का कोई पार्ट जो है वो इस एटॉमिक साइज को डिसाइड करने में रोल निभा रहा है। अब लेंथेनॉइड का क्या पार्ट रोल निभा रहा है, लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि जब हम किसी लेंथेनॉइड की कन्फिग्रेशन को चेक करते हैं तो लेंथेनॉइड जो होते हैं हमारे पास यहाँ 4F सीरीज से बिलोंग करते हैं वो। अब 4F सीरीज से बिलोंग करने का क्या मतलब है, 4F सीरीज से बिलोंग करने का मतलब है कि जब भी आप किसी लेंथेनॉइड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4F जो हमारे पास सबशेल है उसके अंदर आते हैं। और F सबशेल का हमें पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर। और इस वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही वो रीजन है जो हमें यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पर 4D से 5D सीरीज के अंदर आते हैं तो 4D से 5D आने के टाइम पर आपके पास 5th सबशेल तो इंक्रीज हो रहा है, 5th आपके पास शेल आ रहा है जिसमें आपके 5D इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ इस 5D इलेक्ट्रॉन से पहले आपके पास 4F ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है,
जो क्या कर रहा है, अब 4f इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत ही पुअर है, जिससे क्या होगा, जो 4f है वो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चार्ज को 5d तक पहुंचने से रोक नहीं पाएंगे और वो बहुत इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर अपना फोर्स लगा देगा, जिससे क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स है वो काफी स्ट्रांग होगा और वो स्ट्रांग इतना होगा कि वो 4d से 5d सीरीज में जो इंक्रीज इन साइज होना चाहिए था वो साइज इंक्रीज उसमें ऑब्जर्व नहीं होता है। जब आप अपने पीरियोडिक टेबल में 3D, 4D और 5D सीरीज को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको क्या कंपैरिजन मिलता है कि 3D सीरीज तो सबसे छोटी है ही, उससे बड़ी 4D सीरीज है क्योंकि आपके पास डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ तो आपको डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप 4D से 5D के अंदर जाते हो आपको यहाँ पर साइज जो है वो इंक्रीज भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा और डिक्रीज भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर एक सेम साइज आपको ऑब्जर्व हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि मैम आपने जो ये 5D सीरीज दिखाई, आपने इन सारे एलिमेंट्स के साथ तो एक सिमिलर साइज शो करा है 4D का, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है विच इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज मूविंग डाउन द ग्रुप। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर इन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं तो इन सारे के सारे एलिमेंट्स में, इन सभी एलिमेंट्स के अंदर 4f कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है। बट जब हम यहाँ पर इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे, दैट इज अगर हम लेंथेनम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे तो वो आता है हमारे पास 5d1 6s2, जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको 4f सीरीज नहीं दिखती, यानी इससे पहले जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है 5d1 और 6s2 में आते हैं और इसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4f के अंदर भी आते हैं, जिससे आप क्या बोलोगे कि ये जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है इसमें तो कहीं 4f वाला जो f ऑर्बिटल वाला हमारे पास जो इफेक्ट था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला वो तो आ ही नहीं रहा, तो उसका रोल नहीं होगा, जिससे यहाँ पर डाउन द ग्रुप आपको साइज इंक्रीज ही ऑब्जर्व होगा। लेकिन बाकी एलिमेंट्स के केस में यहाँ 5D सीरीज में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी सीरीज के अंदर 4f कॉन्फ़िगरेशन आती है, जो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज इन साइज शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो काफी पुअर है, जिससे जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो आउटर मोस्ट शेल पे एक प्रॉपर इफेक्ट शो कर रहा है और वो प्रॉपरली उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ होल्ड कर पा रहा है, जिससे उसका जो इंक्रीज इन साइज होना चाहिए था शेल के इंक्रीज होने से वो काउंटर बैलेंस हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एटॉमिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जैसे आपने यहाँ पर एटॉमिक साइज को स्टडी करा है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर आयनिक साइज यानी आयनिक रेडियाई को भी कंसिडर करेंगे। अब आयनिक रेडियाई का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो आप कंसिडर करोगे एलिमेंट्स वो उनके एलिमेंटल फॉर्म नहीं, उनकी आयनिक फॉर्म को कंसिडर करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एलिमेंट M कंसिडर करा है तो इसके आयन्स क्या होंगे? या तो उसके अंदर M पॉजिटिव होगा या M2 पॉजिटिव होगा या M नेगेटिव होगा या फिर M2 नेगेटिव होगा। ऐसे आपके पास डिफरेंट आयंस हो सकते हैं। अब इन आयंस का क्या मतलब है? देखो, जब हम यहाँ पर कोई एलिमेंट M कंसिडर करते हैं, लेट से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल कंसिडर करा है, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जांपल अभी नहीं ले रही हूँ मैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो इसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 10। तो विच मीन्स यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है इन केस ऑफ M। अब जैसे ही आप यहाँ पर M पॉजिटिव कंसिडर करोगे, M पॉजिटिव के केस में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एलिमेंट में से, यानी इलेक्ट्रॉन तो आपके पास हो गए 9, लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे? अभी भी 10 होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव हो सकते हैं एटम में से, बट प्रोटॉन तो नहीं रिमूव हो सकते, विच मीन्स आपका प्रोटॉन का जो नंबर है वो तो सेम रहेगा। फिर ऐसे ही जब आप M2 पॉजिटिव की बात करोगे तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर 9 से रिड्यूस होके 8 हो जाएगा, क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं और प्रोटॉन्स जो है वो अभी भी सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो Z इफेक्टिव है, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिक्रीज करते जा रहे हैं, जिससे आपको क्या दिख रहा है कि जो हमें प्रोटॉन्स में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा था उसका कोई आपको यहाँ पर वहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें आपको शो हो रहा है 10 10 10। अभी आप ये देख के शो कर ऑब्जर्व करोगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है, बट वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, एक्चुअल में प्रोटॉन्स का नंबर सेम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में कितनी फोर्स लगा पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर तो 10 on 10 है, यहाँ 10 on 9 है, यहाँ पर 10 on 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा फोर्स फील होगी आपको।
आप ऐसे देखो ना कि यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज है और 8 नेगेटिव है, यहाँ 10 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव, तो 8 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब 10 पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो वो इस 9 नेगेटिव के कंपैरेटिवली तो ज़्यादा होगा और इस 10 नेगेटिव के कंपैरेटिवली तो और ज़्यादा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है आपके पास जो M2 पॉजिटिव है उसमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एज कंपेयर टू द M जो हमारे पास एलिमेंट है। तो जो M2 पॉजिटिव है इसका साइज सबसे छोटा होगा, फिर M पॉजिटिव का होगा और फिर M का होगा। अब इसके आगे जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आता है। नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब जैसे अगर हम M नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 11 हो जाएगा 10 से, क्योंकि 10 से उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 11 हो गया, बट प्रोटॉन तो अभी भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव का इफेक्ट देख रहे हैं, पॉजिटिव 10 पॉजिटिव का 10 नेगेटिव पर इफेक्ट, यहाँ 10 पॉजिटिव का 11 नेगेटिव पर इफेक्ट, तो यहाँ पर जो इफेक्ट लगेगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा, विच मीन्स यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस नेगेटिव एटम के कंपैरिजन में कम हो गया। तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी यहाँ पर इसका साइज जो M नेगेटिव का है वो M से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं लग पा रहा अब जितना उसका यूज होना चाहिए था। फिर ऐसे ही इसका जो M2 नेगेटिव है उसका और कम हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एटम हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा, अगर न्यूट्रल है तो उसका फिर हम बीच में कंसिडर करेंगे और पॉजिटिव चार्ज वाला हमारा सबसे छोटा होगा। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का साइज सबसे ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल स्पीशीज आती है और फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आती है। अब ये तो हो गया हमारा कि एक ही एटम के अंदर जब हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर मान लो आपने पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम डिफरेंट कंसिडर कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसी सीरीज में हम यहाँ स्कैंडियम पॉजिटिव, टाइटेनियम पॉजिटिव, वेनेडियम पॉजिटिव सारे एलिमेंट्स को +1 स्टेट में कंसिडर करते हैं, तो जो आपको इफेक्ट यहाँ पर एटॉमिक साइज में ऑब्जर्व हो रहा है, सिमिलर आपको इफेक्ट जो है वो आयनिक साइजेस में भी ऑब्जर्व होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज में जो आपको इफेक्ट दिख रहा है जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट का, वही चीज आपको आयनिक में भी दिखेगी, बस उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया। अब वो एक इलेक्ट्रॉन सब में से रिड्यूस हुआ है तो इस वजह से वो सब में सिमिलर इफेक्ट शो करेगा। इसी वजह से आप जब एक ही एटम है उसके अंदर कंपैरिजन करते हो तो आपको ऐसे कंपैरिजन करना है नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल के साथ, और डिफरेंट एटम्स में जब कंपैरिजन करते हो तब अपने एटॉमिक साइज को जैसे कोरिलेट करा था वैसे आयनिक रेडियाइज को कोरिलेट करना है। सो आप इस तरीके से आयनिक रेडियाइज और एटॉमिक रेडियाइज किसी भी सीरीज के अंदर इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। So this was all about the atomic radii and ionic radii trend in case of transition elements. अब जो atomic radii आपने consider करा है उससे आप एक चीज और explain कर सकते हो, that is density. डेंसिटी क्या होती है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की कुछ भी अगर आप कहीं पर भी डेंसिटी कैलकुलेशंस करते हो तो वो आप एक ही चीज से करते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसमें आपके पास किसी भी एटम को अगर आप कंसिडर करोगे तो उसका मास तो फिक्स्ड रहेगा, वो तो आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसकी वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम का ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहता है। कि यहाँ पर जब हम इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास है वो तो इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली। स्कैंडियम का एटॉमिक मास टाइटेनियम से कम है, टाइटेनियम का कम है वेनेडियम से, वेनेडियम का कम है क्रोमियम से, ऐसे यहाँ पर आयरन का कम है कोबाल्ट से, कोबाल्ट का कम है निकल से, निकल का कम है कॉपर से और कॉपर का कम है जिंक से। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज जो एटॉमिक मास का ऑर्डर है वो तो आपको प्रॉपर ऑब्जर्व हो रहा है कि प्रॉपरली इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से। बट अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, जब भी हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, अगर हम इन एटम्स को स्फेरिकल फॉर्म में कंसिडर करेंगे तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³, जिसका मतलब है कि जो आपकी वॉल्यूम है वो रेडियस के ऊपर लिंक्ड होती है, यानी रेडियस के साथ वो वेरी करेगी। अगर उसका जो एटम का रेडियस है वो सीरीज में वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम भी वेरी करेगी, और ये जो वेरी हो रहा है वॉल्यूम के अंदर वो आपको जैसे एटॉमिक साइज में वेरिएशन मिल रही है सिमिलर वेरिएशन आपको वॉल्यूम में मिलती है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो मास का जो हमारे पास फैक्टर है वो वॉल्यूम के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, जिससे हमारे पास ये जो हमारी सीरीज की डेंसिटी का रेशो है वो मास के अकॉर्डिंग मूव करता है। और हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी और मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। सो इसका क्या मतलब है कि जब आप यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से जिंक की तरफ मूव करोगे तो एटॉमिक मास के इंक्रीज होने की वजह से आपको डेंसिटी का ऑर्डर भी इंक्रीज होता हुआ ऑब्जर्व होता है कि डेंसिटी अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ द एटम इंक्रीजेस।
सो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस करा इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो आज हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं उसके बेसिस पर एनसीईआरटी में एक एग्जांपल गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट उस एग्जांपल में क्या पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 4.2 में क्या पूछा हुआ है, वाई टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ऑब्जर्व होती है। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें किसी भी एटम को वो उसकी लेटेस्ट फॉर्म से उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करते हैं उस केस में हमें ये जो लेटिस है इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है। और बॉन्ड्स हम तभी ब्रेक कर पाएंगे जब ये जो हमारे लेटिस के जो एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड्स वीक होंगे। सो अगर हमें यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा लग रही है उसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कब होते हैं, हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स में हमें बहुत हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। इस वजह से उतनी ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो यही रीजन है कि हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। सो अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं इन देयर एटम्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस, जिसकी वजह से उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस है, एटम एटम के बीच की जो इंटरैक्शंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एंड हेंस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, जिससे आपके एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, रिजल्टिंग इन द हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतनी ज्यादा उनके अंदर फोर्स लगेगी उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, और जितनी ज्यादा एनर्जी या फोर्स की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो दिस इज हाउ आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करोगे। आपको बस अपना जो जनरल ट्रेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इन सबको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। सो दिस वाज योर एग्जांपल 4.2 एंड विद दिस योर टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग करी थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करा। सबसे पहले हमने देखा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मेटेलिक नेचर के होते हैं, इस वजह से वो मेटेलिक बिहेवियर शो करेंगे। तो मेटल्स के जैसी हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर मिली। उसके बाद हमने उसके अंदर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करा, फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करा, फिर हमने उसमें एटॉमिक साइज और आयनिक साइजेस के अंदर वेरिएशन को स्टडी करा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।